आखिरकार हमारा ब्रह्मांड किस चीज़ का बना हुआ है? ये विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। स्पेस का नाम सुन के हमारे दिमाग में एक खाली जगह का चित्र आता है, लेकिन नाम के बावजूद भी स्पेस कोई खाली जगह नहीं है। स्पेस खुद में ही एक चीज़ है, एक छिपी हुई संरचना और एक बल है जो स्पेस में ही मौजूद है। स्पेस बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक और अविश्वसनीय रूप से एक एक्टिव माध्यम है। स्पेस एक फोर्स है जो हर चीज़ को एक दूसरे से जोड़े रखती है और जीवन की मौजूदगी में स्पेस एक बहुत अहम किरदार निभाता है। ब्रह्मांड की शुरुआत से ही स्पेस खुद को और समय को एक दूसरे से जोड़े हुए है और ये स्पेस ही है जो हमारी रियलिटी को रूप देता है और हम इसको बोलते हैं स्पेस टाइम। और ये सब कुछ है। स्पेस टाइम ही वो चीज़ है जो हकीकत में हमारा ब्रह्मांड है। स्पेस टाइम ही है जिससे हमारा ब्रह्मांड काम करता है। लेकिन आखिर स्पेस टाइम क्या है? ये कैसे हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कंट्रोल करता है? हम इसको नहीं देख सकते, ना ही हम इसको छू सकते हैं, लेकिन स्पेस टाइम के बिना हम आज यहाँ मौजूद नहीं होते। स्पेस टाइम ही हमारी रियलिटी या वास्तविकता का फैब्रिक है। यही हमारे जीवन को शेप देता है और इसको कंट्रोल भी करता है। और अगर हम ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम समझें कि स्पेस टाइम कैसे बिहेव करता है। यूनिवर्स में हर चीज़ के बनने की शुरुआत से ही स्पेस टाइम सक्रिय है और हर चीज़ आज आखिर ऐसी ही क्यों है, इस सवाल की चाबी भी स्पेस टाइम के ही पास है। अगर हम अपने ब्रह्मांड के इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमको स्पेस टाइम को समझना ही होगा कि आखिर ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ब्रह्मांड इवॉल्व हुआ और आखिर फ्यूचर में इसके साथ क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर स्पेस टाइम क्या है, कैसे स्पेस टाइम ने हमारे यूनिवर्स को बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्पेस टाइम की ये कहानी हमारी यूनिवर्स की कहानी है और ये जानने के लिए कि कहानी कैसे शुरू हुई और कैसे इसका अंत होगा, इसके लिए हम सभी को वापस बिल्कुल शुरुआत में जाना पड़ेगा। इतनी शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था, ना कोई स्टार्स, ना गैलेक्सीज, ना स्पेस और ना ही समय खुद। तब अचानक से एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ जिसको हम आज एस्ट्रोफिजिक्स में बिग बैंग के नाम से जानते हैं और हमारा ब्रह्मांड उसी ज़ोरदार धमाके से बना था। ये सब एक बहुत छोटे से मोमेंट से शुरू हुआ था और कुछ भी नहीं से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। मैं ये पूरी तरह से समझ सकता हूँ कि आपको ये सब बेफिजूल की बात लग रही होगी कि कुछ भी नहीं से सब कुछ कैसे बन सकता है। चलिए मैं इसको बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। बिग बैंग के उस एक क्षण की डेफिनेशन ये कहती है कि स्पेस और समय भी उसी क्षण के दौरान बने थे और अभी तक हम बस इतना ही जानते हैं कि आखिर स्पेस और टाइम कैसे बने। बिग बैंग के शुरुआती कुछ पलों के दौरान हमारा नया जन्मा ब्रह्मांड स्पेस टाइम में एनर्जी के एक छोटे से नमूने के बराबर था जो अभी अभी ना जाने कहां से अपने भौतिक रूप में आ गया था। और तब हमारा ब्रह्मांड अचानक से बढ़ने लगा, जिसको हम आज यूनिवर्स का इन्फ्लेशन टाइम बोलते हैं। इन्फ्लेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें इसको थोड़ा अलग ढंग से समझना होगा। इन्फ्लेशन का ये आइडिया कहता है कि कोई भी बहुत ही ज़्यादा छोटा ऑब्जेक्ट या एरिया बहुत ही कम समय में अपने मौजूदा रूप से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाए तो वो इन्फ्लेशन के दौर से गुजरता है। और ये सेम चीज़ हमारे ब्रह्मांड के साथ भी हुई थी। कई स्टडीज़ और रिसर्च के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड इन्फ्लेशन के दौरान करीब अपने नॉर्मल साइज से 10⁻26 टाइम्स ज़्यादा बड़ा हो गया था और वो भी केवल 10⁻−32 सेकेंड्स में। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि एक सेकेंड के ट्रिलियंथ पार्ट में आपका साइज एक गैलेक्सी के साइज के बराबर हो जाए। सेकेंड के उस एक फ्रैक्शन के दौरान हमारे ब्रह्मांड का साइज एक एटम से भी छोटे ऑब्जेक्ट से बढ़कर एक बेसबॉल के साइज के बराबर हो गया था। कॉस्मिक टर्म्स में ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि रेत का एक कण आज मौजूद हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बराबर हो जाए। लेकिन अगर आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया हो तो शायद आपने इसको ऑब्जर्व भी किया हो
इन्फ्लेशन के दौरान हमारा ब्रह्मांड लाइट की स्पीड से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से बढ़ा था और ये चीज़ हमारे फिजिक्स के पढ़े हुए नियमों को वायलेट करती है। हो सकता है आप ये भी कहें कि रुको, एक्सप्लोर थिंग्स वाले भाई, इतना तो मुझे भी पता है कि कोई भी चीज़ लाइट की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल नहीं कर सकती और ये किसी हद तक सही भी है। लेकिन नियम ये कहता है कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ लाइट की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन इन्फ्लेशन के दौरान स्पेस खुद में एक्सपैंड कर रहा था, इसीलिए ये किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ और ना ही इसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास है। बिग बैंग में जन्म लेने के बाद स्पेस टाइम और एनर्जी ने मिलकर हमारे इन्फेंट यूनिवर्स को बनाया। तो जब हमारा ब्रह्मांड ठंडा होने लगा तब एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होने लगी। यही बेसिक से मटेरियल हमारी बुनियाद थे। लेकिन आखिरकार हम इतने इनक्रेडिबल और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स तक कैसे पहुँचे जो हम आज ब्रह्मांड में देखते हैं, और आखिर स्पेस टाइम ने कैसे इतने शानदार ब्रह्मांड को बनाया। अगर आपको भी कभी किसी टेलीस्कोप की मदद से हमारे स्पेस को देखने का मौका मिलेगा तो ये बात तो पक्की है कि आप भी खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये सब कहाँ से आ रहा है और ये सब कैसे बना है। हमारे स्पेस में मैटर जिस तरह इकट्ठा होता है उसको कॉस्मोलॉजिस्ट कॉस्मिक वेब बोलते हैं। बहुत बड़े लेवल पर देखने पर ऐसा लगता है कि ये सब गैलेक्सीज किसी कॉस्मिक आर्किटेक्ट ने बनाई हैं। बहुत से लोग इस कॉस्मिक आर्किटेक्ट को गॉड बोलते हैं, लेकिन साइंटिस्ट इस कॉस्मिक आर्किटेक्ट को स्पेस टाइम बोलते हैं। मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि आप इस कॉस्मिक आर्किटेक्ट को क्या बोलना चाहते हैं। साइंटिस्टों के मुताबिक स्पेस टाइम ही वो कॉस्मिक आर्किटेक्ट है जिसने हर चीज़ को आकार दिया है, प्लैनेट से लेकर गैलेक्सीज तक या एटम से लेकर शहरों तक। यूनिवर्स स्पेस टाइम का ही बना हुआ है। चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, टाइम और स्पेस एक साथ बंधे हुए हैं जो कि एक्सपैंड कर रहे हैं और हमारे ब्रह्मांड को बनाते जा रहे हैं, जिसको हम आज अपने चारों तरफ देख रहे हैं। स्पेस टाइम ही सब कुछ है। स्पेस टाइम ही वास्तविकता में हमारा ब्रह्मांड है। इस कंसेप्ट को समझना बहुत मुश्किल है और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है इस कंसेप्ट को विजुअलाइज करना। साइंटिस्ट हमारे यूनिवर्स को लाइट के अलग अलग वेवलेंथ में ऑब्जर्व करते हैं। विजिबल लाइट में हमारा सन ऐसा दिखता है और एक्सरेज में ऐसा, और अल्ट्रावायलेट में वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब इमेजिन करिए अगर हम सन को स्पेस टाइम के स्पेक्ट्रम में देख सकते, तब हम देखते कि स्पेस टाइम मुड़ने लगता है जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट उसमें से गुजरता है। स्पेस टाइम खुद को सिकोड़कर चीज़ों को अपनी तरफ खींच सकता है और वो खुद को फैलाकर चीज़ों को इधर उधर ढकेल भी सकता है, जिसका मतलब स्पेस टाइम का शेप कैसा है ये डिसाइड करता है कि हमें वो कैसा एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हम एक कार से किसी चढ़ान के ऊपर जाते हैं तब हमारी रफ्तार अपने आप धीरे होने लगती है, और जब हम उससे नीचे आते हैं तब हमारी रफ्तार अपने आप बढ़ने लगती है। उस समय अर्थ की सरफेस ये डिसाइड करती है कि आप उस पर कैसे चलेंगे। बिल्कुल उसी तरह स्पेस टाइम का शेप ये डिसाइड करता है कि लाइट और मैटर स्पेस टाइम में कैसे मूव करेगा। और ये नियम बहुत ही सिंपल है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है वो स्पेस टाइम को बताता है कि उसको कैसे कर्व होना है, और स्पेस टाइम का कर्वेचर मैटर को ये बताता है कि उसको कैसे चलना है। सिंपल भाषा में जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, जिसका मतलब कि ग्रेविटी और स्पेस टाइम का शेप मैटर को ये बताता है कि वो कैसे इकट्ठा हो और खुद को बड़े से बड़े स्ट्रक्चर के रूप में बदलता रहे। स्पेस टाइम की हर चीज़ को जोड़े रखने की इसी प्रॉपर्टी ने हमारे आज दिखने वाली यूनिवर्स को बनाया है, और आज भी वो इसको बना ही जा रहा है। हो सकता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि एक एटम से भी छोटी चीज़ कैसे आज दिखने वाले इतने जटिल ब्रह्मांड में बदल सकती है। चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। बनने के शुरुआती कुछ पलों में बिग बैंग से निकला मैटर स्पेस में बराबरी से नहीं बट पाया था, जिसका मतलब मैटर के बराबरी से ना बटने की वजह से ज़्यादा डेंस रीजन में दूसरे रीजन से ज़्यादा मैटर था, जिसका मतलब उनका मास भी दूसरे रीजन से ज़्यादा था। अब इसका मतलब जहाँ पर भी ज़्यादा मास होगा वो स्पेस टाइम को उतना ज़्यादा कर्व करेगा। अब अगर आप स्पेस को ज़्यादा कर्व करेंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा मास इकट्ठा होगा, और जैसे ही मास बढ़ता जाएगा ये कर्व भी बढ़ता जाएगा, और फिर ये ना रुकने वाला प्रोसेस चलता रहेगा। ग्रेविटी बढ़ने लगेगी और वो मैटर को अंदर खींचने लगेगी, और वो मैटर और डेंस होता जाएगा,
और जब तक आप समझ पाएंगे तब तक आपके पास में एक स्टार होगा और फिर बहुत सारे स्टार्स, और तब बहुत सारे स्टार्स एक गैलेक्सी का रूप लेंगे और समय के साथ आप आज दिखने वाले ब्रह्मांड को देख पाएंगे। स्पेस टाइम का कर्वेचर हमारे आज दिखने वाली सभी चीज़ों के एवोल्यूशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर स्पेस टाइम के पास मास को एक दूसरे के पास लाने की ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो हम सब के सब हाइड्रोजन गैस की एक पतली चादर के रूप में होते, जिसका मतलब ग्रेविटी भी नहीं होती, और अगर ग्रेविटी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, ना कोई स्टार्स, ना कोई प्लैनेट्स और ना ही हम अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्पेस टाइम के हमेशा एहसानमंद रहेंगे। लेकिन साइंटिस्ट भी इसको पूरी तरह समझने में बहुत संघर्ष करते हैं। हमें लगता है कि हम स्पेस टाइम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब हम बारीकी से देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हम अभी भी उसके बारे में कुछ नहीं जानते। 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बहुत ही अद्भुत एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना को देखा, जो कि रात के आसमान में लाइट की एक अजीब से सर्किल के जैसा था, और ये कोई कंप्यूटर से क्रिएट हुई जादुई इमेज नहीं थी। अगर हमारी आंखें भी एक टेलीस्कोप के इतनी सेंसिटिव होती तो हम भी रात के आसमान में इसको देख सकते थे, और इसको देखने पर ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ तो है जो स्पेस टाइम को एक लेंस की तरह मोड़ रही है। इस इमेज का अध्ययन करने पर पता चला कि ये कोई चीज़ एक रेड गैलेक्सी थी, जो कि अर्थ से करीब 7 बिलियन लाइट ईयर्स दूर थी। ये गैलेक्सी एक ब्लू गैलेक्सी से आने वाली लाइट को मोड़कर हम तक भेज रही थी, जो कि इस रेड गैलेक्सी के पीछे छिपी हुई थी। एस्ट्रोफिजिसिस्ट इस एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना को ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी की कई सारी प्रिडिक्शंस में से एक प्रिडिक्शन थी, जो कि अब प्रूव हो चुकी है कि सही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि थियोरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है तो वो मैं आई बटन में ऐड कर दूंगा, और ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में मैं फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। ग्रेविटेशनल लेंसिंग हमें वो रास्ता दिखाता है जिससे हम स्पेस टाइम से लाइट पर होने वाले असर को तो देख सकते हैं, लेकिन ये स्पेस टाइम को ऑब्जर्व करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है। तो क्या स्पेस टाइम को एक्सपीरियंस करने का कोई और भी तरीका है जिसको हम अर्थ पर देख पाएँ? क्योंकि स्पेस में हो रही हर चीज़ को देखा नहीं जा सकता है, कभी कदार आपको उनको सुनना पड़ता है, और इसको सुनने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने लाइगो और वर्गो जैसी ऑब्जर्वेटरीज को बनाया, जो कि बहुत दूर हुए कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स के कॉलिजन से क्रिएट हुई ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो ऐसा कैसे करते हैं तो मैं इसको आई बटन में ऐड कर दूंगा। इतनी देर में हमने ये तो समझ लिया कि स्पेस टाइम कितना मुड़ेगा ये ऑब्जेक्ट्स के मास पर डिपेंड करेगा। छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हम लोग स्पेस टाइम को बहुत हल्का सा मोड़ेंगे और बहुत छोटा सा कर्व बनाएंगे, लेकिन एक प्लैनेट काफ़ी गहरा कर्व बनाएगा और एक स्टार उससे भी ज़्यादा गहरा। आखिर वो क्या चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और डेंस भी है और जिसकी ग्रेविटी भी असीमित है? हम सभी ने उसका नाम बहुत बार सुना है, और वो है एक ब्लैक होल। एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी इस बात को मानते हैं और कहते हैं कि जिस दिन हम ये समझ गए कि ब्लैक होल्स कैसे काम करते हैं, उस दिन हम ये भी समझ जाएंगे कि स्पेस टाइम कैसे काम करता है। आखिर ब्लैक होल्स और स्पेस टाइम का रिलेशन इतना यूनिक क्यों है? अपना अगला वीडियो मैं इसी टॉपिक पर बनाऊंगा कि ब्लैक होल्स आखिर इतने मिस्टीरियस क्यों होते हैं और आखिर लाइट भी उनमें से बाहर क्यों नहीं आ पाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।